नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरहर की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण। एलोवेरा की खेती से किसान होंगे मालामाल। दलहनी फसलों में अरहर का मुख्य स्थान है। बुआई के अनुसार अरहर की फसल विभिन्न अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और इस समय फसल पर कई कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई देखा जा रहा है। तो आप समय रहते अरहर की फसल में कीट रोगों की पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता से। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। वह समय रहते आप करेंगे तो आपकी फसल कीट एवं रोगों से मुक्त रहेगी और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट। फली छेदक कीट है जो फली भेदक कीट है। यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है और अंडे जो फूल के पास और पत्ती पर दे करके चली जाती है और दूसरे जगह जा कर के फिर दूसरे पौधे पर फिर अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियाँ निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह की तितलियां आपको दिखाई दे रही हैं तो आप समझ जाएं कि आपके खेत में फली छेदक कीट का प्रकोप होने वाला है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा, ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें।
इस बीमारी से बचने के लिए रोग-रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अरहर की फसल में कुछ रोग व्याधियां भी आती हैं जिनके कारण अरहर की फसल को काफी नुकसान होता है। अरहर में आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी और बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं। ये जो है इस तरह के रोग को हम कहते हैं कि अरहर का वांध्य रोग। इसमें फूल और फलियां नहीं लगती हैं जिसके कारण अरहर की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए कीट पतंगे इस रोग को आगे और फैलाते हैं। इसलिए जैसे क्विनोलफॉस है या डाइमेथोएट दवा, इन दो दवाओं में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर देंगे तो अरहर का जो ये विषाणु रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। लोगों ने दी बधाई, मृतक राम प्रताप सिंह थे फाक के गायक। नरसिंहपुर में अजय सिंह को नोटिस, विधायक जालम सिंह पटेल ने दिया नोटिस, सार्वजनिक माफी मांगने की मांग। अजय सिंह जन आक्रोश यात्रा के दौरान उन्होंने दिया था बयान। इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन की हंगामेदार शुरुआत, एमआईसी की बैठक, गंदे पानी को लेकर विपक्ष का हंगामा। नगर निगम के द्वारा बुलाया गया है विशेष सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पर साधा निशाना, कहा मेरे ऊपर किसी तरह के आर्थिक आरोप नहीं, मेरे खानदान में किसी के ऊपर आरोप नहीं। इंदौर में नक्सली नोट गिरोह से पूछताछ में मिली बड़ी जानकारी, सरकारी रिकॉर्ड में मर चुका गिरोह का सरगना। एटीएस और आईबी भी मामले में आरोपियों से करेगी पूछताछ। इंदौर में ठग दंपति गिरफ्तार, विक्की जोसेफ और ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, देश दुनिया में आयुर्वेदिक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट की डिमांड में काफी तेजी आई है। अगर बात करें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक दवाओं की तो इन सभी में एलोवेरा का काफी इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि बाजार में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आप इसकी खेती से अधिक लाभ लेने के लिए इसकी रोपाई और उसके बाद कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी। एलोवेरा, घृतकुमारी, ग्वारपाठा हमारे देश का अनादिकाल का सस्य है। आयुर्वेद में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। अभी आधुनिक संदर्भ में इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ने लगा है क्योंकि औषध में इसका उपयोग होने लगा है, कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग होने लगा है,
सिर के शैम्पू में इसका उपयोग होने लगा है, फेस पैक में इसका उपयोग होने लगा है, पेट को साफ करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बहुत बहुत सारे इससे ज्यादा उपयोग हैं। किसान भाइयों, ग्वारपाठा या एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। भारत में एलोवेरा की उन्नत किस्में जैसे IC111271, IC111280, IC111269, IC111273 और सीम शीतल L123 आदि किस्मों को लगाकर व्यावसायिक तौर पर आप उत्पादन ले सकते हैं। कैसी जमीन होनी चाहिए, मैं अभी इस समय में बोलना चाहूँ, कैसी जमीन होनी चाहिए वो जरूरत ही नहीं, कैसे भी जमीन हो वहाँ ये ग्वारपाठा आपको मिलेगा। इसका फायदा आप उठाइए, क्योंकि अमरकंटक की जो एरिया है यहाँ पानी अच्छा गिरता है, यहाँ ये कंटीला है या पथरीला है और ये रेतीला है, और जो आप डालिए वो यहाँ पैदा होता है। इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। ग्वारपाठा को लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है, हम जमीन को थोड़ा लूज करने के बाद, इनको थोड़ा भुरभरा करने के बाद। किसान भाइयों, एलोवेरा फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वह इसकी खेती साल भर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। एलोवेरा को, ग्वारपाठा को लगाने के लिए, उसकी कृषि करने के लिए हमको जंगल को काटने की जरूरत नहीं है, हमको पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं है। जहां जगह मिले, वो छांव में हो, धूप में हो, वो पानी में हो या अकाल में हो, ये उगेगा ही उगेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहां चाहे इसकी कृषि हम कर सकते हैं। हम उसके छोटे छोटे जो सस्य निकलते हैं, शक्कर निकलते हैं, को लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है। हम क्या करेंगे, एक दो सस्यों के बीच में 1 फीट होना चाहिए, लेफ्ट में भी 1 फीट होना चाहिए, सामने भी 1 फीट होना चाहिए और पीछे भी 1 फीट होना चाहिए, जिससे वो आसानी से फैल जाएगा। जो हम खाली जगह छोड़ रहे हैं, 1 एकड़ 2 एकड़, हर किसान 2-2 एकड़ इसको डालेंगे, 100 किसान 200 किसान डालेंगे तो 1000 एकड़ इसमें हो जाएगा। ग्वारपाठा की खेती करना बहुत सरल है, सहज है, क्योंकि इसको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, केवल इसको नमी बरकरार रखे। नमी बरकरार रखने के लिए कभी जहां पानी की जरूरत है वहां पानी देते रहेंगे, बहुत ज्यादा सिंचाई की इसको जरूरत नहीं है। ये ग्वारपाठ की जड़ों को रक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसकी जड़ें बाहर आएंगी। ये इसकी जड़ों को बाहर आने से रोकने के लिए हमको मिट्टी चढ़ाना होता है। साथ साथ में इसका बार बार हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बार बार इसमें हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, और घूमते घामते हम उसकी जो खरपतवार निकालते रहेंगे, हम उसको देखते रहे। खरपतवार नहीं आएगा तो फसल बहुत अच्छी होगी और उत्पाद ज्यादा होगा। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती है। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45
दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। एक बार हमने लगा दिया, उसके बाद आप ये कामधेनु है, आप इसको इससे लाभ उठाते जाओ, मुनाफा उठाते। मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं, इस पर आप ध्यान दें। हम सब मिलकर आपकी ट्रेनिंग, आपकी तरबियत देने को तैयार हैं। मार्केटिंग रेडी करने को मैं तैयार हूं, ICT का। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। 300 युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का दिया था झांसा। पन्ना टाइगर रिजर्व में अकोला बफर गेट शुरू, पहले दिन ही हुए बाघ के दीदार। रोजाना 10 जिप्सी से पर्यटक करेंगे पार्क की सैर। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने किया शुभारंभ। सीधी में 3 महीने की बच्ची की पिता ने की हत्या, जमीन पर पटक कर की मासूम की हत्या। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, गाय भैंसों का पालन लगातार उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है और अब बने भी क्यों नहीं, क्योंकि पशुपालकों को इससे अच्छी आय जो मिलते हैं। डेयरी व्यवसाय को छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए दुधारू पशुओं को खरीदते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप पशु खरीदते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ LN वर्मा। एक दुधारू गाय भैंस को खरीदते समय नस्ल के अनुसार उसके बाहें आकार, वंशावली, दूध देने की क्षमता आदि को ध्यान में रखकर पशु को खरीदना चाहिए। डेयरी व्यवसाय में पशुओं को दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं को खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ता है। तो आप इस तरह की हानि से बचने के लिए पशुओं को खरीदते समय कौन कौन सी बातों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। दुधारू पशु का चयन एवं खरीदारी करते समय अच्छी नस्ल, उसका अच्छा स्वास्थ्य, लंबा ब्यात काल, प्रतिवर्ष एक बच्चा और अधिक दूध देने वाली गाय कोई प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छे दुधारू पशुओं को खरीदते समय किसान भाइयों को किन किन गुणों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसकी शारीरिक संरचना। पशुपालक भाई जब भी पशु को खरीदे तो जैसे गाय और भैंस तिकोने आकार का होना चाहिए। गाय और भैंस की पहचान के लिए उसके सामने खड़े हो जाए। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर एवं मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी पतली होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। अयन गादी पूर्ण विकसित और बड़ी होनी चाहिए। गाय भैंस के पेट पर पाई जाने वाली दुग्ध सिराहें जितनी स्पष्ट, मोटी और उभरी हुई होगी, पशु उतना ही अधिक दूध देने वाला होगा। इसके अलावा दुधारू पशुओं के अयन पूर्ण विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के बाद थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए।
चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु की आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी चाहिए। पशुओं में तीसरे और चौथे ब्यांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। पशुपालक भाई उसकी उम्र को सामान्य दशा को देखकर भी पता लगा सकते हैं, दांतों को देखकर भी उम्र का ज्ञात कर सकते हैं, सींग के छल्लों को देखकर भी पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। और पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में अगल बगल के पड़ोसी से जानकारी भी अवश्य लेनी चाहिए। टीकाकरण समय पर हुआ है या उस पशु की क्या बीमारी है, सही जानकारी लेना आपके उत्तम स्वास्थ्य पर भरोसा किया जाना है। जनन क्षमता प्रतिवर्ष 1 बच्चा होना चाहिए। पशु क्रय करते समय उसका प्रजनन इतिहास अच्छी तरह जान लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कमी हो तो उसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये पशु कभी भी भविष्य में समय पर गर्भपात न होने, स्वास्थ्य बच्चा न होने, प्रसव में कठिनाई होने, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अथवा जब दुधारू गाय भैंस खरीदे तो दूसरे या तीसरे ब्यांत की ही गाय भैंस खरीदे, और जिस पशुपालक से आप गाय भैंस खरीद रहे हैं उसके पड़ोसी से ये पूरी हिस्ट्री आपको लेनी चाहिए। अंत में किसान भाइयों, जब पशु का चयन करना हो तो ये जो आपको मुख्य बिंदु बताए गए हैं उन पर आप सावधानी से गौर करें और हमेशा इसी तरह का पशु खरीदना चाहिए। और आप पशु खरीदते हैं तो जिस पशुपालक से आप खरीद रहे हैं तो उससे कम से कम 5 से 7 दिन का आहार या आहार की जानकारी पता कर ही आप उस पशु को 5 से 7 दिन तक उसी तरह का आहार दें, जिससे कि उसमें तनाव नहीं हो और दूध उत्पादन उसका बराबर बना रहे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खोरी, जिला दमोह के कृषक मंगल सिंह ने। ये टमाटर की फसल में रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मंगल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब
या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग आल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रोनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं, तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।